तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लेने वाले हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट के वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में तो पता है, सुना ही होगा कि नेचर का क्या रूल है। तो नेचर का रूल ये है कि मतलब जो सर्वाइवल कर पाएगा, मतलब जो अच्छे से जी पाएगा नेचर के अंदर इन्वायरमेंट में, वही जिएगा। बाकी जो नहीं जी पाएगा, जो ताकतवर नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये नेचर का रूल है। तो इसको ये थ्योरी किसने डाला था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने डाला था। तो हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने वाले। चार्ल्स डार्विन had collected innumerable specimens of plant and animal, and depending upon the observation of the specimens, he published the theory of natural selection, which precedes the survival of fittest. कि ये जो चार्ल्स डार्विन थे, ये चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इन्होंने बहुत सारे मतलब अनगिनत स्पीशीज़ का मतलब प्रजाति जो है, अलग अलग प्रजाति के जो एनिमल्स है और प्लांट है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के कलेक्ट की थी, उनकी इंफॉर्मेशन। और डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑब्जर्वेशन, मतलब जहाँ जहाँ वो ऑब्जर्वेशन करके उनके बारे में स्पीशीज़ की ऑब्जर्वेशन करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने अपना थ्योरी को पब्लिश किया था, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उस थ्योरी के हिसाब से क्या था, तो वो जो थ्योरी था वो था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब फिटेस्ट का सर्वाइवल। जो फिट है मतलब जो अच्छे से जी पाएगा सराउंडिंग में, वही सर्वाइवल कर पाएगा। और जो नहीं जी पाएगा, जिसको सूटेबल नहीं रहेगा सराउंडिंग, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये थ्योरी का उनका था। For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species। और इसी थ्योरी के लिए उन्होंने फिर जो डार्विन थे, उन्होंने ये बुक को पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किताब को उन्होंने पब्लिश किया था। और इसी किताब में उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। डार्विन से डैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पॉलीफिकली। मतलब जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करते प्रोलिफिकली, मतलब अपने जैसा एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करते, रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in a life threatening manner। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये दुनिया में, वो सब एक दूसरे से अपने लाइफ में कभी ना कभी अपने एक दूसरे के साथ compete करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जीने के लिए, मतलब संघर्ष करते हैं। लाइक एक दूसरे के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में लड़ते हैं, हर एक एनिमल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ। इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन असेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। और ये जो कंपटीशन रहता है नेचुरल सिलेक्शन का, जो कंपटीशन रहता है नेचर का, इसमें सिर्फ वही एनिमल जीतते हैं। सस्टेनिंग का मतलब होता है जीतना। तो खाली इसमें खाली वही ऑर्गेनिज्म जीते हैं जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन दिखा दे, जो अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट दिखाते हैं या मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। वो ज़रूरी है मॉडिफिकेशन कंपटीशन जीतने के लिए। मतलब अगर मॉडिफिकेशन वो नहीं दिखाया अपने अंदर, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को चेंज नहीं किए, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा, उसके उसके हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चेंज नहीं हो पा रहे, मॉडिफिकेशन उनमें नहीं दिख रहा है, तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। और हावेवर बिसाइड दिस, natural selection are also play important role because nature select only those organisms which are fit to live and the rest fish। मतलब इसके अलावा जो नेचुरल सिलेक्शन, वो एक और तरीके से भी ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसका एक और तरीके से भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और क्यों? क्योंकि जो नेचर है खाली उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो फिट रहते हैं, मतलब जो जिनमें ताकत रहती है सर्वाइवल करने के लिए, जिनमें ताकत रहती है, वही खाली बचते हैं। और जो नहीं, मतलब जो बाकी के रहते हैं, जो जी नहीं पाते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फ्रिश मतलब ख़त्म हो जाते हैं। और जो ताकतवर रहते हैं, जो फिट रहते हैं, वो जी पाते हैं। Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new
स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। और जो सिलेक्टेड और सस्टेनिंग रहते हैं, मतलब जो कंपटीशन जीते हैं ऑर्गेनिज्म, जो सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म है, वो फिर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब एक रिप्रोडक्शन उन लोग करते हैं, फिर नए 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 ऑर्गेनिज्म को उन लोग पैदा करते हैं अपने जैसा, और फिर उस वजह से एक नया स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, और वो भी उनके ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर से। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो सस्टेन हुआ है, उसके जैसे कैरेक्टर एक नया स्पीशीज़ के अंदर आ जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तब। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वीडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और जो डार्विन का थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन का, वो एकदम एक्सेप्टेड हो गया था। मतलब कि हाँ, मतलब वो देख के लगता था कि हाँ ये सही है, लेकिन वो बहुत समय के लिए हमने सही माना, लेकिन फिर उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आने लग गए। हाउएवर सम ऑब्जेक्शन वेर अराइजेड अगेंस्ट द थ्योरी। मतलब बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्शन आने लग गए थ्योरी के अगेंस्ट में, और उनमें से कुछ ऑब्जेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे ये ऑब्जेक्शन आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो मैं जब चैप्टर ख़त्म होगा तो दे दूंगा इसका नोट्स। तो ये ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं पेपर में कि व्हाट्स एक ऑब्जेक्शन कौन से थे। तो कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे थे उनके थ्योरी के ऊपर कि मतलब उनके थ्योरी के अगेंस्ट में कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे थे। तो क्या ऑब्जेक्शन थे? नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। मतलब कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ही खाली, मतलब नेचुरल सिलेक्शन ही खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एवोल्यूशन के लिए। मतलब यही खाली एक रीज़न नहीं है एवोल्यूशन के लिए, बहुत सारे और भी रीज़न होंगे एवोल्यूशन के लिए। मतलब पहला ये ऑब्जेक्शन था। और दूसरा ऑब्जेक्शन ये था, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। कि मतलब जो डार्विन थे, उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मतलब कुछ बताया नहीं था यूज़फुल और यूज़लेस मॉडिफिकेशन के बारे में। ये मतलब जो मॉडिफिकेशन जीतने के लिए ज़रूरी है उसके बारे में कुछ बताया नहीं था कि कौन से यूज़लेस और यूज़फुल मॉडिफिकेशन, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया था। और जो तीसरा ऑब्जेक्शन था, मतलब ये कुछ मेन ऑब्जेक्शन है, ये सारे ऑब्जेक्शन, ये कुछ मेन ऑब्जेक्शन है। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। और यहाँ पे जो ये डार्विन है, उन्होंने एक और भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये जो स्लो चेंजेस है और जो एब्रप्ट चेंजेस है, मतलब जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, और जो स्लो चेंजेस है उसके बारे में भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। और ये सारे जितने भी ऑब्जेक्शन आए थे, जितने भी ऑब्जेक्शन आए थे, फिर डार्विन ने ये ऑब्जेक्शन को देखकर फिर उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर वर्क करने लगे, और फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पब्लिश किया। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का है। मतलब जो ताकतवर रहेगा वही जीतता है, या वो ही जिएगा इस सराउंडिंग में। ये है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम देखते हैं लेमार्किज्म। तो अब हम देखते हैं लेमार्किज्म कि लेमार्किज्म क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल में बताऊँ तो लेमार्किज्म का मतलब है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर कोई भी एवोल्यूशन होता है तो दो कारणों से एवोल्यूशन होता है। तो जो दो कारण होते हैं वो ये रहते हैं, एक तो वो एक्टिविटी कर रहा है, मतलब वो कुछ काम कर रहा है, मतलब उसका जो काम है उस वजह से उसमें एवोल्यूशन आता है, या तो उसमें लेजीनेस की वजह से आता है। मतलब लेजीनेस का मतलब होता है जैसे आलस बोलते हैं ना, तो मतलब वो कुछ कर नहीं रहा है इस वजह से उसमें एवोल्यूशन आएगा, या तो वो एक्टिविटी करे उस वजह से एवोल्यूशन आएगा। तो इसको लेमार्किज्म बोलते हैं। और ये जो एवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, और फिर उससे ही एवोल्यूशन होकर एक नए नए स्पीशीज बन जाती है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है डेफिनेशन उससे हम समझते हैं। Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism। मतलब कि जो जीन बाप्टिस्ट लेमार्क है, जिन्होंने लेमार्किज्म का थ्योरी दिया था, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रहते किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है हमारे बॉडी का। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमने पढ़ा था, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो रिस्पॉन्सिबल है उसी मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही एवोल्यूशन होता है। और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों होते, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेजीनेस और उसके एक्टिविटी के वजह से उसके अंदर ये चेंजेस आते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, और उस वजह से एवोल्यूशन होता है।
कि मतलब ये है लेमार्किज्म। ही कॉल्ड हिज कॉन्सेप्ट, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे बताया कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिस यूज ऑफ ऑर्गन। ये जो एक्टिविटी और एक्टिव्स और लेजीनेस का जो कॉन्सेप्ट था इनका, उन्होंने एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिस यूज ऑफ ऑर्गन का बताया कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऑर्गन का यूज़ करेगा या डिस यूज़ करेगा, उस हिसाब से उसके अंदर एवोल्यूशन होते हैं, ये इन्होंने कहा। फर्दर ही से डैट द neck of giraffe has become too long due to browsing on leaf of tall plant by extending their neck for several generation। मतलब कि जो यहाँ पे मैंने इमेज है, हाँ, तो ये जो जिराफ का जो गर्दन है, ये जो गर्दन है इसका, वो बहुत ही लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि ये हमेशा जब ये कोई भी पेड़ रहता है तो उसको खाने के लिए वो जब उसके नीचे का हिस्सा खा लेता है, तो उसको जब ऊपर का खाने का रहता है पत्ता, ये वेजिटेबल वेज खाता है ना, घास फूस खाता है, तो जब ये नीचे का पत्ता खा लेता है तब इसका ऊपर का पत्ता खाने के लिए अपने गर्दन को थोड़ा खींचने की कोशिश करता है, और उस वजह से हमेशा करते रहता है। हमेशा खाते खाते मतलब बहुत सारे जनरेशनों के बाद ये इसका गर्दन बहुत लंबा हो गया। मतलब उस हिसाब से कि ना, लेमार्किज्म के हिसाब से जो ये जिराफ का जो सबसे पहले के टाइम पे जो इसका गर्दन था वो एकदम छोटा था, और वो घास खाते खाते मतलब उस लेमार्किज्म से वो धीरे धीरे अपना गर्दन को घींचते घींचते उसने अपने गर्दन को एकदम लंबा कर दिया। लेम्बार्किज्म ऐसा है कि मतलब कोई भी चीज़ को हम एक्टिव, मतलब अब ये अपने गर्दन का एकदम यूज़ करता था, इसलिए इसका गर्दन एकदम लंबा हो गया, और अगर ये यूज़ नहीं करता तो वो वैसे का वैसे ही रह जाता। और वैसे ही और भी वहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है, हम उसको भी देखते हैं। Similarly, shoulder of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movement। मतलब कि जो आयरन स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ का मतलब होता है जो लोहार रहता है उसका जो शोल्डर रहता है, जो उसका शोल्डर रहता है, ये शोल्डर इसका, तो जो उसका शोल्डर रहता है वो एकदम मजबूत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो हमेशा हैमरिंग करते रहता है, हमेशा मतलब हथौड़ा मारता रहता है ना। वो लोहार है तो हथौड़ा मारते रहेगा कुछ लोहा का सामान बनाने के लिए, तो हमेशा हथौड़ा मारता रहता है, इसलिए उसके जो शोल्डर रहते हैं वो एकदम मजबूत हो गए, एकदम स्ट्रांग हो गए। विंग ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू, एमू भी एक बर्ड है, हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। और वैसे ही एक दो तरह का बर्ड इसमें बताए। ऑस्ट्रिच, आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, ऐसे उसका गर्दन लंबा रहता है और ऐसे रहता है, ऐसे टांगे भी लंबी रहती है, लेकिन जो उसका पंख रहता है बहुत छोटा रहता है, तो उसका जो पंख है वो चलता नहीं है, मतलब उसका वो बहुत ही कमज़ोर हो गया, उस पंख से वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका वो अपने पंख का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उसका डिस यूज़ किया, इसलिए लेजीनेस किया, इसलिए उसका जो पंख है वो बड़ा नहीं हुआ, वो उससे उड़ ही नहीं पाता है। लेकिन वो अपने पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका पैर बहुत लंबे हो गए हैं, इसलिए उसका एक्टिविटी उसका है। लेकिन जो उसका लेजीनेस, जो उसके पंख में लेजीनेस हुआ है, उस वजह से उसका एकदम वीक हो गया है, तो उससे उड़ ही नहीं सकता। और वैसे ही एक और एनिमल होता है, वो भी वैसे ही दिखता है, उसका नाम होता है एमू, और उसका भी जो पंख है वो एकदम कमज़ोर हो गया, अब उससे वो उड़ नहीं सकते। All these examples are type of acquired character and are transferred from one to another generation। और ये जो जितने भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक टाइप है एक्वायर्ड कैरेक्टर के। ये सारे जो कैरेक्टर है ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। मतलब अभी इस जो ऑस्ट्रिच का जो पंख है वो अभी इसका वीक हो गया है, तो इसके अगले जनरेशन में भी उसका भी पंख वीक ही होगा। तो मतलब ऐसा मतलब लेमार्किज्म है, और दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लेमार्किज्म। और इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या लेमार्किज्म भी कहते हैं। मतलब हम लेमार्किज्म भी इसको कह सकते हैं, तो इसी को लेमार्किज्म कहते हैं। तो कोई इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर degeneration due to no use or at all no use at all was widely accepted, but transfer of all those character from generation to generation was rejected। मतलब कि जो ये लेमार्किज्म है, जो लेमार्क ने ये थ्योरी बताया था, उस हिसाब से ये माना जा रहा था कि जो लेजीनेस की वजह से जो उसके ऑर्गन है
वो नो यूज़ की वजह से वो डीजनरेट हो गए, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, और एक्टिविटी की वजह से उसके डेवलप हो गए, ये माना जा रहा था। लेकिन जो उन्होंने ये बताया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा था, कि मतलब जो कैरेक्टर है उसके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते, तो वो रिजेक्ट हो गया। मतलब वो नहीं माना जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब समझ लीजिए कोई अपंग आदमी है तो उसका बच्चा भी थोड़ा ना अपंग पैदा होगा, थोड़े ना। अब वो हो सकता है कि उसका बेटा का हाथ सही रहे, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपंग का लड़का अपंग हो। तो वैसे ही मतलब ये रिजेक्ट हो गया इसलिए। और बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन brought in us आर नॉट ट्रांसफरेड टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि इसलिए बहुत बार ये वेरीफाई किया गया, कि मतलब बहुत बार देखा गया कि जो मॉडिफिकेशन हुए एक एनिमल के अंदर, उसके अगले जनरेशन में जा रहे कि नहीं, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। और इसलिए लेमार्किज्म जो थ्योरी था वो डिसप्रूव हो गया, कि लेमार्किज्म का जो थ्योरी है वो डिसप्रूव हो गया, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर नहीं जा रहे हैं। तो ये मतलब लेमार्किज्म डिसप्रूव हो गया। लेकिन मतलब एक ही दो में ये चल रहा था कि जिराफ का निक बताया तो वो चल रहा था, लेकिन फिर ये जो बताया कि हर एक जो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए हैं वो अगले जनरेशन में भी जाएंगे, वो फिर रिजेक्ट हो गया। इस वीडियो में हम यही तक देखेंगे। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी बना दूंगा, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी ही बनाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे में नए हैं इसका अगला पार्ट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके फ्रेंड्स इसको उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।